नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। चलिए, तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए बच्चों, जब लाइट सन से अर्थ की तरफ आ रही है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। और वो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? आपको मैंने बता रखा है कि रिफ्रैक्शन कब होता है। जब लाइट के रास्ते में कोई डेंसर मीडियम आ जाता है तो लाइट बेंड करती है, उसी को रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले कर चुके हैं। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज लास्ट वीडियो देख के आए, तभी ये आगे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आएंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? लिखेंगे द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट taking place in the atmosphere is known as atmospheric refraction. देखिए, जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे लाइट जो है वो सन से अर्थ की तरफ आ रही है तो अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट के रास्ते में क्या आ रहा है? डेंसर मीडियम। क्योंकि लाइट तो स्पेस से चल के आ रही है जहां पे कोई पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आगे चली लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की तो वहां पे लाइट को रुकावट मिली। और रुकावट क्या थी? वो वहां का जो पार्टिकल्स थे, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स थे, जो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनके साथ लाइट इंटरेक्ट की और लाइट की बेंडिंग हुई। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आप देखें, ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के पास बेटा क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। ये मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर यहां तक है। दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर। अब होता क्या है बेटा कि अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये भी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है। लिखेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड into different layers। ठीक है, into different layers। मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर यहां तक ही है, इसके बाद सारा का सारा स्पेस है। ठीक है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है। तो आप देखें कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर यहां से लेके, ये अर्थ का सरफेस है, यहां से लेकर के यहां तक अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है डिफरेंट लेयर्स में। कैसे? जो अर्थ के सरफेस के पास की लेयर है ना बेटा, वो बहुत डेंस लेयर है। मतलब जिस लेयर में हम रह रहे हैं, हम अर्थ के सरफेस के पास ही रह रहे हैं ना, तो हम एक ऐसे लेयर्स में रह रहे हैं, एयर की, अर्थ की उस लेयर में रह रहे हैं जहां पे एयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कहां पे डेंसिटी होगी? सबसे ज्यादा। डेंसिटी का मतलब है कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहां होंगे? अर्थ के सरफेस के पास। ये देखो, ये एक लेयर बन गई आपके पास। यहां पे यहां पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है अर्थ के सरफेस के पास। ठीक है, अब दूसरी लेयर हमने बनाई। जैसे जैसे आप हायर जाते जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे, तो ये जो डेंसिटी है बेटा, ये डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दूसरी लेयर में थोड़े पार्टिकल्स थोड़े हुए, लेकिन वो पहली लेयर के कंपैरिजन में कम पार्टिकल्स थे। अब और ऊपर गए, और ऊपर गए तो और पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए। जितना आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते जाओगे बेटा, क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कम होते जाएंगे और एयर डेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन वी गो above from the earth surface।
जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे बेटा तो एयर डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। अब होगा क्या, मान लो यहां पे आपका सन है, सन से लाइट रेज आ रही है ऐसे, और जब लाइट रेज बेटा ऐसे आएंगी सन से, तो सन यहां पीछे तो रेरर मीडियम था, ठीक है, और आगे जब आया तो बेटा इसको डेंसर मीडियम मिला, ठीक है, और जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। लेकिन आप देखो इस लेयर की जो डेंसिटी है वो इस लेयर से इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम है, मतलब सेकंड लेयर डेंसर है। फिर ये वाली लेयर जो है वो रेयर हो जाएगी, नेक्स्ट वाली डेंसर है, फिर ये वाली रेयर हो जाएगी, नेक्स्ट वाली डेंसर है, मतलब लाइट कंटिन्यूसली जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती जाएगी। ये लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट का ये रिफ्रैक्शन में मैंने आपको करवाया था कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने आपको बता रखा था। तो बेटा आप लिखेंगे द लेयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। और दूसरी बात, द लेयर फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। And you can see when the light coming from the sun, it enters to the earth atmosphere and it continuously bends toward the normal. Why? Because light continuously goes from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium. Then it bends towards the normal. This is known as atmospheric refraction. आगे लिख लेंगे, ये बेटा नोट कर लेंगे, आगे लिखेंगे। यस, आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। when light rays passing through the passes through the Earth's atmosphere, it continuously bends towards the नॉर्मल। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो कंटिन्यूसली कहां से कहां जा रही है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन इट वेंट्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये हमने पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन वाले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बता रखा है आपको कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। तो बेटा दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये जो आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना बेटा, ये लेयर्स की डेंसिटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो बेटा पार्टिकल जो है वो एनर्जी लेकर के एक्साइट होते जाएंगे। आपको पता है होटर एयर गोज अपवर्ड और कूलर एयर जो है वो अर्थ के सरफेस के पास रहेगी, ठीक है। वो भारी होती है कूलर एयर, ठंडी हवा भारी होती है तो वो अर्थ के सरफेस पर, और जो हॉटर एयर है वो ऊपर जाती जाएगी। तो बेटा ये जो पार्टिकल्स है ना, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं ये मूवेबल होते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जब ये मूवेबल होते हैं तो आपके पास जो डेंसिटी है वो भी क्या करेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, मतलब फिक्स डेंसिटी नहीं है। हर लेयर की डेंसिटी ये घट रही है और बढ़ रही है। तो बेटा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का आगे, वो होता है आपके पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने तारों को टिमटिमाते वो देखा होगा रात को, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना क्या है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आगे हम एप्लीकेशन लिखेंगे इसके, आप ये नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए मैं मिटाता हूं। Next is applications of atmospheric refraction. Applications. Number 1, twinkling of stars.
अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? जस्ट बिकॉज, बेटा पहली लाइन ही आपने ये लिख देनी है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। जब भी आप एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में कौन सा फिनोमिना हो रहा है उस फिनोमिना का नाम लिखना है आपने, ठीक है। वहीं पे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को ये आता है। तो यहीं से पहली लाइन ही आपने लिखनी है, दिस फिनोमिना अकर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमिना है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे? बेटा देखो, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर आप खड़े हैं, ठीक है, यहां पे कहीं स्टार है, मान लो ये आपके पास स्टार है और ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। क्या है ये? एक्चुअल पोजीशन। स्टार एक्चुअली यहां पे है, ठीक है। अब बेटा मैंने बोला कि यहां पे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना है, आप यहां से देख रहे हैं इस स्टार को, ठीक है। जैसे ही स्टार से जो लाइट आ रही है बेटा, यहां पे आ गई लाइट ऐसे। अब क्योंकि ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर से बना होता है, हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो लाइट कंटिन्यूसली एंटर करेगी ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहां से लाइट पहली लेयर में गई तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो बेटा ये नॉर्मल होगा कहीं, और नॉर्मल से इस तरफ लाइट बेंड करेगी ये, ठीक है, और फिर आपके नेक्स्ट लेयर में एंटर करेगी। मान लो ये नॉर्मल हो गया, नेक्स्ट लेयर में एंटर की, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड की, और आप देख रहे हैं बेटा बेंड होते होते लाइट कहां पे आ गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करवाना है ना, तो ऐसे बेंड करवाना है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट पहले नॉर्मल की तरफ बेंड की, फिर नॉर्मल की तरफ, कंटिन्यूसली ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो बेटा आपको ये जो पोजीशन दिखेगी स्टार को, स्टार की पोजीशन कहां दिखेगी? इस स्टार की, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, यहां पे इस स्टार की पोजीशन दिखेगी, मतलब दिस इज अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। समझ आई बात? तो बेटा जब आप देख रहे हैं ना यहां से अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस के बाद डेंसिटी बहुत हाई है, फिर डेंसिटी डिक्रीज करते जा रही है, एयर डेंसिटी, ठीक है। तो लाइट जो है वो लगातार ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। तो बेटा आपको पिक्चर, इसकी इमेज कहां बन रही है? यहां पे बन रही है। तो तारों का टिमटिमाना कुछ नहीं है, ये आपको क्या हो रहा है कि आपके स्टार जो है वो जिसकी एक्चुअल पोजीशन यहां पे है, जब क्योंकि तार जो स्टार है वो अर्थ से बहुत दूर है, स्टार जो है वो अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। तो यहां से जो लाइट आ रही है वो एक ऐसा लग रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट एमिट फ्रॉम पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, लाइट का जो सोर्स है वो पॉइंट साइज है। तो एक सिंगल बीम आती हुई दिखेगी और वो बीम जैसे ही इसमें एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जिसकी वजह से हमें इसकी स्टार की पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन दिख रही होती है। और ये बहुत इतना फास्ट हो रहा होता है कि आपको लग रहा है कि जो स्टार है वो टिमटिमा रहा है, मतलब कभी वो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही, कभी उसकी ब्राइटनेस कम हो रही, ज्यादा हो रही, कम हो रही, ज्यादा हो रही, कम हो रही। एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसकी अपेरेंट पोजीशन आपको दिख रही है। इतनी जल्दी फ्लिकरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, मैंने बोला ना, ये टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी, एयर डेंसिटी क्या करती रहती है? डिक्रीज और इंक्रीज करती रहती है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लाइट आपको स्टार कभी यहां पे दिख रहा है, कभी यहां पे दिख रहा है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ठीक है। तो हमें लग रहा है टिमटिमा रहा है, पोजीशन दूर होने की वजह से। इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो स्टार से जो लाइट आ रही है वो पॉइंट लाइट सोर्स है, ठीक है। जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट वो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। और जब ये रे जो है वो एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? लाइट जो है वो रेयर मीडियम से लाइट कंटिन्यूसली enters from optically rarer medium to optically denser medium। मतलब अब ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा,
ठीक है, और जहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पे लाइट की बेंडिंग ज्यादा होती है, मालूम है ना। तो जो स्टार की जो पोजीशन है, हैंस हैंस बी ऑब्जर्व द apparent position of the star। ठीक है, तो हमें अपेरेंट पोजीशन दिखती है स्टार की, दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आप ये नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, और जो आपके पास अपेरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से हायर दिखती है। द अपेरेंट पोजीशन इज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है, तो समटाइम हमें स्टार की क्या होता है, इस केस में क्या होता है बेटा, हमें समटाइम पे स्टार जो है वो ब्राइट दिखता है। स्टार ऑब्जर्व ब्राइटर एंड फेंटर। ठीक है, कहां पे स्टार की हमें लाइट ज्यादा दिखती है, कहीं पे हमें स्टार की लाइट कम दिखती है, फेंटर दिखती है, उसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। चलिए, इसी का बेटा सेकंड एप्लीकेशन है आपके पास, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। सेकंड एप्लीकेशन इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको पता है हमारे जो सन की लाइट रहती है ना हमारे अर्थ के ऊपर, वो 4 मिनट एक्स्ट्रा रहती है। मतलब आपका सन राइज नहीं किया होता है, हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है राइज। आपका सनसेट हो गया होता है, हमें सन अभी भी 2 मिनट ऊपर ही दिख रहा है। मतलब एक्स्ट्रा 4 मिनट तक लाइट एक्स्ट्रा रहती है हमारे अर्थ पे। ठीक है, और ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस अकर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, लिखेंगे, द सन is visible to us about 2 minutes before the sunrise and about 2 minutes after the sunset, because of atmospheric refraction। ये होता क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब एक्स्ट्रा 2 मिनट्स हमें पहले सनराइज दिख जाता है और सनसेट हो गया होता है, फिर भी आपका सन जो है आपको दिख रहा होता है। इसका मतलब ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखें, ये आपके पास अर्थ है बेटा, ठीक है, और अर्थ के आउटर सरफेस पे हम रह रहे हैं। मान लो ये आप खड़े हैं यहां पे, ठीक है। अब ये जो है आप अर्थ का इतना ही, आपको अर्थ के ऊपर आप खड़े होते हैं तब आपको अर्थ फ्लैट दिखती है ना। हमें लगता है कि अर्थ फ्लैट, और काफी सालों तक ये चलता रहा कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि जियोइड शेप की अर्थ है, ठीक है, स्फेरिकल, लगभग स्फेरिकल शेप की अर्थ हमें दिखती है। तो अब ये जो है धरती पे तो हमें लग रहा है कि ये फ्लैट ही है, क्योंकि हमें फ्लैट ही दिखता है ना। हमें कहां से गोल दिख रहा है? वो आप जिस प्ले ग्राउंड पे खेल रहे हैं वो कहां से गोल दिख रहा है आपको? फ्लैट ही तो है। आपका घर जहां है वो फ्लैट ही तो है, ठीक है। तो यहां से देखने में तो नहीं, लेकिन आज की डेट में हमें पता है स्फेरिकल है। लेकिन आप देखिए ये जो लाइन है ये होती है बेटा होरिजन,
ठीक है, आपको मैंने बोला कि अर्थ के पास होता है एटमॉस्फेयर। मान लो आपका सन यहां पे पहुंच गया था, सन राइज होने से पहले यहां पे पहुंच गया था, ठीक है। अब वैसे बेसिकली तो अर्थ का रोटेशन होता है ये, ठीक है। सन तो कहीं नहीं, सन नहीं निकलता है ना, सन तो सनसेट करता है, ठीक है। अर्थ का रोटेशन हो रहा होता है। मान लो जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो यहां पे आपके पास सन है, तो यहां पे देखो कि यहां से लाइट जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और जब एटमॉस्फेयर है बेटा तो लाइट कुछ इस तरह से बेंड होगी और यहां तक पहुंचेगी ऐसे। और आपको जब आप बोलेंगे कि आपको सन कहां दिख रहा है, तो आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो लाइन को, आपको लगेगा कि सन यहां पे है, लेकिन एक्चुअली ये है एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। दिस इज अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। और ये बेटा आपको 2 मिनट्स पहले दिख जाता है, 2 मिनट्स सनराइज के समय, 2 मिनट्स ऊपर। देखो सन यहां पे है एक्चुअली, लेकिन आपको दिख कहां रहा है, ऊपर, और 2 मिनट पहले ही हो जाता है ये। ऐसे ही सनसेट के समय है, सन आपके पास यहां पे जा चुका होता है, दिस इज एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। लेकिन जब लाइट यहां से आ रही होती है बेटा ऐसे, तो ये बेंड करेगी ऐसे, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको सन कहीं यहां पे दिखेगा, दिस इज अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन, ठीक है। हॉरिजन से आप देखें ये अपेरेंट पोजीशन आपको दिख रही है सन की, आपको लग रहा है लाइट यहां से आ रही है, ये भी 2 मिनट्स का डिले होता है यहां पे, 2 मिनट्स। तो सन जो है वो 2 मिनट यहां पे डिले सनसेट होता है, और 2 मिनट्स पहले सनराइज हो जाता है। क्लियर बेटा, समझ में आया? नोट कर लेंगे, नोट करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, देखो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसको अच्छे से करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिनोमिना है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब बेटा जब लाइट जो है वो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन साथ में ही जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो कुछ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस सनलाइट को एमिट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स, जो एटम्स का साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो साइज लाइट की वेवलेंथ से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है। कौन सा कलर वो दोबारा एमिट करेगा, कौन सा कलर नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है। मतलब कलर्स की स्कैटरिंग होती है जब लाइट जो है वो क्या होता है आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। और स्कैटरिंग की वजह से ही हमें स्काई ब्लू दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से ही हमें जो ये क्लाउड्स हैं वो व्हाइट दिखते हैं, स्कैटरिंग की वजह से ही हमें जो समुद्र का पानी है वो भी हमें ब्लू दिखता है, ठीक है। और अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमें ये आसमान नीला नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा, ठीक है, ब्लैक दिखेगा। समझ आ रही बात? और डेंजर सिग्नल्स क्यों, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनको रेड कलर का ही क्यों रखते हैं, स्कूल की बसों का येलो कलर क्यों होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले समझेंगे होता क्या है। When sunlight enters the Earth's atmosphere, then the atoms or particles of atmosphere absorb this light, and then this light is re-emit in all direction by the atoms or particles of atmosphere. This phenomena is known as
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा एक और बात समझे, ये जो पार्टिकल्स की मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, इन पार्टिकल्स को, ये जो एटम्स पार्टिकल्स हैं बेटा, इनको बोला जाता है स्कैटरर, स्कैटरर। ठीक है, समझे की बात, नोट कर लेंगे। और एक और बात, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, इट मींस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस आई इज नोन एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ बेटा ज्यादा होगी, उस कलर की इंटेंसिटी मतलब उसकी ब्राइटनेस कम होगी। और आपको मैंने डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बता रखा था कि लाइट डिस्पर्स होती है। व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, और उन 7 कलर्स में मैंने आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी बताया था, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी बताया था। चलो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहती है, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। इट मीन जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो कम होगा। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये नोट कर लेंगे, आगे लिखता हूं। चलिए अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है यहां पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, कौन कौन से पता है आपको? बिब ग्योर, मैंने आपको बताया था, बिब ग्योर। नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख के आए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और मैंने बोला था यहां से ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। और इस केस में वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ठीक है, अब बेटा आपको बोला मैंने, ये जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सोचा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। रेड कलर की, रेड कलर, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर मतलब लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर, सो द इंटेंसिटी ऑफ, so the scattering of red color is less। ठीक है, और दूसरी तरफ वायलेट, द लैम्डा ऑफ वायलेट, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, वायलेट का लैम्डा जो है बुढ़ा बुढ़ा क्या होता है, वो इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड, रेड से कम होता है, सबसे कम होता है। जो वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर है, इट इज लीस्ट, सभी कलर में सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, तो इसकी स्कैटरिंग भी सबसे ज्यादा होगी। स्कैटरिंग इज मोर, किस कलर की? वायलेट की। वायलेट की जो स्कैटरिंग है वो क्या होगा? ज्यादा होगी, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम होता है एज कंपेयर टू अदर कलर्स। सबसे लीस्ट वेवलेंथ आपको पूछे किसकी है, तो वायलेट की होती है। समझ आई बात बेटा? तो ये बात नोट कर लेंगे, आप यहां से समझ रहे हैं। देखो, सबसे कम स्कैटरिंग, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसकी होगी, वायलेट की, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम, और कम 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 कम, मतलब स्कैटरिंग डिक्रीजेस। ये स्कैटरिंग डिक्रीजेस का ऑर्डर है, स्कैटरिंग डिक्रीजेस। ठीक है, और इस तरफ इंक्रीज करेगी, इस तरफ इंक्रीज करेगी स्कैटरिंग। तो सजा स्कैटरिंग किसकी हुई? वायलेट की। ठीक है,
अब आगे बात आती है कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग अगर वायलेट की होती है तो हमें ये जो आसमान है ये हमें ब्लू क्यों दिखता है, नीला क्यों दिखता है? हमें तो वायलेट दिखना चाहिए। स्कैटरिंग इसकी ज्यादा होती है, स्कैटर करता है सबसे ज्यादा कलर ये, तो हमें क्यों दिखता है ये, हमें वायलेट क्यों नहीं दिखता? और चलो वायलेट नहीं दिखता तो इंडिगो क्यों नहीं दिखता, फिर ब्लू ही क्यों दिखता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी डिस्कस करते हैं, चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, सबसे पहली बात, इट इज ड्यू टू फिनोमेना, पहले लिखना है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आसमान नीला हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब नीला ही क्यों दिखा, वायलेट क्यों नहीं दिखा? तो बेटा ये लिखेंगे, पहले तो ये आपने पूरा लिख देना है कि व्हेन द लाइट एंटर्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर इट स्कैटर्स। ठीक है, द एटम्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर absorb the color and then re-emit the colors in all directions। ठीक है, और ये किन कलर्स को री एमिट करेगा, ये डिपेंड करता है उन पार्टिकल्स के ऊपर। जो गैसेस है ना, जो एटमोस्फेयर में एटम्स है, एटम्स गैसेस के ही होंगे। ठीक है, तो वो उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कलर ये ज्यादा निकालेंगे। अगर बहुत छोटे छोटे साइज होगा ना एटम्स का बहुत छोटा छोटा, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा, तो वो लो जो हाई वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स है उनको एमिट करता है। ठीक है, और थोड़े बड़े होंगे तो जो बीच वाले कलर्स हैं उनको एमिट करता है, और बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो रेड ऑरेंज येलो को वो एमिट करता है। ठीक है, तो बड़े बड़े साइज वाले जो हायर वेवलेंथ वाले उनको एमिट करते हैं, थोड़ा छोटा साइज होगा तो बीच वालों को, और बहुत छोटा टाइनिएस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट कलर्स को, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सॉरी सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उनको री एमिट करते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर क्यों है? देखिए पहले तो आप लिख लेंगे स्कैटरिंग द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ violet color, so the red color scatter least and violet color scatter most। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी कलर्स नहीं निकल रहे हैं, सारे के सारे कलर्स निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो सभी साइज के हैं, छोटे टाइनिएस्ट भी हैं, उससे बड़े भी हैं, उससे बड़े भी हैं। ठीक है, स्कैटरिंग तो हो रही है लेकिन हमें ब्लू क्यों दिख रहा है? बिकॉज बट द कलर ऑफ स्काई appears blue because our eyes are more sensitive to blue color instead of violet and indigo। ठीक है, हमें ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना बेटा, वो ब्लू कलर के लिए मोर सेंसिटिव हैं। मतलब एक तरफ आप वायलेट कलर को रख दो, एक तरफ ब्लू कलर को रख दो। ठीक है, वायलेट कलर ब्लू कलर, वायलेट कलर ब्लू कलर, तो आप जब दोनों की तरफ देखेंगे तो आपकी आंख ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होगी? ब्लू कलर को। आपको ज्यादा कौन दिखेगा? ब्लू कलर दिखेगा। वायलेट कलर बहुत कम दिखेगा, इंडिगो तो बिल्कुल ही कम। ठीक है, तो जो स्काई में है वायलेट इंडिगो है नो डाउट, लेकिन ज्यादा हमें ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू द ब्लू कलर, इसलिए हमें जो आपका जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। क्लियर होगी बात बेटा? नोट कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है बेटा, इसी में हम आगे देखें तो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। पहला तो हमने देख लिया, नेक्स्ट क्या आ जाएगा?
सनराइज, नेक्स्ट एप्लीकेशन, सनराइज एंड सनसेट appears रेड इन कलर. व्हाई? सनराइज और सनसेट जो है वो रेड क्यों दिखता है? ठीक है, तो बेटा क्यों दिखता है? आप देखें ये हमारे पास अर्थ है. अब सनराइज जब होता है तो सन जो है वो इतना होगा, यहां पे होगा, और सनसेट होता है सन यहां पे होगा. और जब सन दोपहर आता है तो सन यहां पे होगा. बेटा सबसे ज्यादा दूर कब है सन? सनराइज के समय सबसे ज्यादा डिस्टेंस दूर है और सनसेट के समय सबसे ज्यादा दूर है. ठीक है, तो होता क्या है कि जो, अब देखो यहां से अगर दूसरे कलर की मैं बात करूं, कौन सी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, सभी कलर की मैं बात करूं, तो होता क्या है कि वो कलर जो है वो हम तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो स्कैटर हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्कैटर हो जाते हैं तो हमारे तक वही कलर पहुंचेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी. मतलब जो ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा. और ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर पाएगा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है. और ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की. इसीलिए हमें जो सनराइज है और जो सनसेट है वो क्या होता है? हमें रेड अपीयर होता है. ठीक है, तो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द सन इज far away when during the sunrise or sunset. The color, the scattering of red color is less as compared to other colors, so that the red color reaches our eyes. That's why sunrise and sunset appears red. Do you understand? क्योंकि वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की ज्यादा होती है तो वो लीस्ट स्कैटर होता है. रेड कलर इज द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज लेस एज कंपेयर टू अदर कलर. बाकी कलर की स्कैटरिंग हो जाती है ज्यादा, तो इसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है. ठीक है, तो ये कलर जो है वो आराम से हम तक पहुंच जाता है. लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कौन सा कलर कर पाएगा? रेड कलर कर पाएगा. अब बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. ठीक है, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर आपके लिए होमवर्क है. अभी पता चल गया होगा आपको. ठीक है, और दूसरी बात, ये जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स में रुकने के लिए रेड कलर ही क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, तो ये आपने पता करके आना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है. ठीक है, तो ये बेटा सनराइज और सनसेट आपको आप पता चल गया. अब बेटा अगर आपका सन जो है वो यहां पर हो, कहां पे? बिल्कुल जहां पे लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े. ये देखो यहां पे, तो सन हमें जब दोपहर का टाइम होता है, अगर हम ऊपर देखें तो हमें व्हाइट दिखता है. हमें व्हाइट क्यों दिखता है यहां पे? क्यों? क्योंकि जब बेटा यहां पे सन सबसे लीस्ट डिस्टेंस होता है अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, तो क्या होता है, सारे के सारे कलर्स आते हैं. और आपको पता है नॉर्मली इंसिडेंट लाइट रे करी नॉर्मली, और जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो सारे के सारे कलर्स क्या होते हैं? बेंडिंग नहीं होती है, सीधे के सीधे निकल आते हैं और हमारी आंसर पहुंच जाते हैं. इट मींस सारे के सारे कलर्स ऐसे ही चले आए. तो जब सभी कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो बेटा क्या होता है? बोलो क्या होता है? जब सारे कलर्स मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या बनेगा? व्हाइट. क्योंकि व्हाइट कलर्स में सारे कलर मिला दे, बिबिग्योर वाले सारे कलर्स, तो वही तो व्हाइट है. व्हाइट ही तो स्प्लिट हुआ था 7 कलर्स में. क्लियर? तो ये बात नोट कर ले. आगे चलें. ऐसा नहीं है सन यहां पे आएगा, फिर येलो 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 होता जाएगा, फिर ऑरेंज ऐसी कुछ दिखा के, फिर यहां पे व्हाइट ऐसे ऐसे करके यहां से फिर से रेड हो जाएगा. ठीक है, ये सन ऐसे हमें सन दिखता है, ऑब्जर्व कर पाते हैं सन को. क्लियर होगी बात? चलिए, अब जो बेटा क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट क्यों होते हैं? व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट? व्हाई क्लाउड्स
आर व्हाइट क्यों होते हैं? क्लाउड्स व्हाइट क्यों है? अब देखो क्लाउड जो है ना, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ water droplets of different sizes जो क्लाउड बने होते हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, वो ड्रॉपलेट डिफरेंट साइज की होती हैं। कि कौन सी? एक तो होगी बेटा टाइनिएस्ट ड्रॉपलेट्स, दूसरी द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स is greater than tiniest droplets। ठीक है। और तीसरा आप लिखेंगे लार्जर साइज ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये 3 केस होते हैं। अब बेटा टाइनिएस्ट ड्रॉपलेट्स जो होती है वो आपके पास एमिट करती हैं बेटा ब्लू वायलेट इंडिगो को। ठीक है। और जो साइज थोड़ा बड़ा होता है टाइनिएस्ट से बेटा वो ग्रीन ऑरेंज को आपके पास एमिट करती हैं। और जो सबसे ज्यादा साइज होता है बेटा वो येलो रेड को ज्यादा एमिट करती हैं। मतलब तीनों सभी के सभी कलर सभी आ गए इसमें, बिबग्योर हो गया, सभी के सभी ये कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है। किसकी? वायलेट इंडिगो ब्लू। और इसकी थोड़ी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी हुई, थोड़े साइज बड़े हुए वाटर ड्रॉपलेट्स के, तो क्या होगा? ठीक है। तो ग्रीन आपके पास देखेंगे ये बिबग्योर होता है ना, बिबग्योर। ठीक है। आप देखें ये टाइनिएस्ट पार्टिकल किनको स्कैटर करेंगे? इनको स्कैटर कर देंगे। ठीक है। और साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स इज ग्रेटर देन द टाइनिएस्ट ड्रॉपलेट्स, तो वो इनको स्कैटर कर देंगे। और बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होंगे ड्रॉपलेट्स तो वो ऑरेंज रेड को कर देंगे। मतलब सारे के सारे कलर्स बाहर निकल रही है किससे? क्लाउड से। और सब सारे के सारे कलर जब बाहर निकलते तो मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्स होने के बाद हमें क्या दिखेगा? व्हाइट ही तो दिखता है। व्हाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है। तो सारे कलर्स क्लाउड से निकलते हैं, इसलिए हमें ये व्हाइट अपीयर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलिए आपको मैंने क्वेश्चन दे ही दिया है, उस क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई करते रहें और जो क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझ गई बात? ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर कोई डाउट है किसी इस चैप्टर में कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, समझ नहीं आया आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।